नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लालमन और मैं आपका स्वागत करता हूं एपिसोड नंबर 4 में। एपिसोड नंबर 4 में हम किन किन टॉपिक पे डिस्कस करेंगे उस पर एक बार हम नजर डालते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर तथा फोकस दूरी एफ में संबंध। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के नियम। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रतिबिंब का बनना अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, साथ ही साथ समतल दर्पण द्वारा भी प्रतिबिंब का बनना हम देखेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं कि इससे पहले वाले एपिसोड यानी कि एपिसोड नंबर 3 में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो एपिसोड नंबर 3 में हमने दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को पढ़ा था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन्हीं के माध्यम से आने वाले टॉपिक आपको बेहतर ढंग से समझ में आने वाले हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं। वक्रता केंद्र जिसको सी से प्रदर्शित करते हैं क्या होता है? तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका जो केंद्र होता है उसी को बोलते हैं वक्रता केंद्र। दूसरी है वक्रता त्रिज्या। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी जो त्रिज्या होती है उसी को वक्रता त्रिज्या बोला जाता है। इसको कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ध्रुव, तो गोलीय दर्पण के द्वारक के मध्य बिंदु को ध्रुव बोलते हैं। इसको पी से प्रदर्शित करते हैं। यहां पर आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा ध्रुव पी। नेक्स्ट है मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष की अगर बात करें तो मुख्य अक्ष एक ऐसी लाइन होती है जो ध्रुव पी, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा होती है। मुख्य फोकस क्या होता है? तो इसकी डिफिनेशन क्या होती है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटती हैं उसी बिंदु को मुख्य फोकस कहा जाता है। इसको कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है फोकस दूरी। तो दर्पण के ध्रुव पी और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। फोकस तल मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। द्वारक क्या होता है? दर्पण के जितने भाग से प्रकाश का परावर्तन हो सकता है अथवा गोलीय दर्पण का जो व्यास होता है उसी को हम बोलते हैं दर्पण का द्वारक। अब हम चलते हैं आज के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर तथा फोकस दूरी स्मॉल एफ में संबंध। तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर तथा स्मॉल एफ में जो संबंध होता है वो दोनों दर्पण के लिए समान होता है। इसके लिए कंडीशन क्या होता है कि अगर जो दर्पण का द्वारक है, यहाँ पे दर्पण का द्वारक आपको दिख रहा है कि M1 M2, तो जो दर्पण का द्वारक है M1 M2 यह छोटा होना चाहिए दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर से। अगर ऐसा है तो दर्पण की जो फोकस दूरी f होती है वह वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर की आधी होती है। तो जो दर्पण की फोकस दूरी f होती है दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर की आधी होती है। इसी तरीके से इसमें भी सेम फार्मूला बनेगा। दर्पण की फोकस दूरी f वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर का आधा होता है। इस फार्मूले को आपको याद रखना है। फार्मूला इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते ही बनते हैं। एक बार फिर से आप देख लीजिए। किसी भी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, किसी भी गोलीय दर्पण की क्या फोकस दूरी किसकी आधी होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब इस फार्मूले से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पर देख रहे हैं कि आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है जिसमें P से C के बीच की दूरी दिया गया है 20 सेंटीमीटर और P से F के बीच की दूरी को ज्ञात करना है। तो डिफिनीशन के अकॉर्डिंग P से C के बीच की दूरी को हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, जिसको कैपिटल R से हम क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं यानी कि यहां पर जो कैपिटल R बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर। हमको ज्ञात करना P से F की दूरी यानी कि F की वैल्यू, फोकस दूरी की वैल्यू क्या करना है? ज्ञात करना है। तो फार्मूला लगाएंगे। फोकस दूरी जो F होती है वो वक्रता त्रिज्या कैपिटल R का आधी होती है। यहाँ पर R की वैल्यू आप रखेंगे 20 और इसको 2 से करेंगे डिवाइड, तो आपके पास F की वैल्यू निकल कर आएगी 10 सेंटीमीटर। F की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई? 10 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आपको एक गोलीय दर्पण दिया गया है। यहां पर देख लीजिए गोलीय दर्पण है M1 M2। यह जिस गोले का भाग है उस गोले का व्यास दिया गया है। उस गोले का व्यास कितना दिया गया है? D बराबर 30 सेंटीमीटर। आप जानते हैं कि जो त्रिज्या होती है वह व्यास का आधा होता है। तो R बराबर हो जाएगा D/2 यानी कि 30/2 यानी कि 15 सेंटीमीटर। और आप यह भी जानते हैं कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या कैपिटल R का आधी होती है।
तो वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर का मतलब 15 सेंटीमीटर, और उसका जैसे ही आप आधा करेंगे तो आपके पास एफ की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 7.5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इस फार्मूले से संबंधित क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। तो एक बार फिर से हम इसको समझ लेते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि आर की वैल्यू दिया गया है 20 सेंटीमीटर, एफ की वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो फार्मूला हमने लगाया एफ बराबर r/2, 2 से 20/2 डिवाइड किया तो 10 सेंटीमीटर। और यहां पर आप देख रहे हैं कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उसका व्यास 30 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी 30 का आधा 15 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी कितनी होगी त्रिज्या का आधा 7.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और आगे चीजों को समझते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के नियम। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के टोटल हमारे पास 3 नियम है, उनको डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे और इन्हीं तीनों नियमों के माध्यम से हम दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की स्थिति ज्ञात कर पाएंगे। इसलिए इन नियमों को आपको याद होना बहुत ही जरूरी है और इसी के माध्यम से आगे के टॉपिक हम अच्छे ढंग से सीखेंगे। तो रूल नंबर 1 यहां पर आप देखिए, रूल नंबर 1 कहता है कि अगर कोई किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, अगर कोई किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण आ रही है और इसका दर्पण से होगा परावर्तन, तो परावर्तन होने के बाद यह मुख्य फोकस से होकर जाती है। पहला नियम कहता है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। याद हो गया आपको? सेम यहां पर भी आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहां पर मुख्य अक्ष के समांतर किरण आई है और इसका दर्पण से हो गया है परावर्तन, और जैसे ही परावर्तन हो गया तो हमको ऐसा लग रहा है कि यह जो किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर क्या कर रही है, जा रही है ना, इधर मुख्य फोकस से होकर इधर जा रही है। तो रूल नंबर 1, मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 रूल नंबर 1 का बिल्कुल उल्टा है। यह कहता है कि अगर कोई किरण मुख्य फोकस में से होकर आ रही है, अगर कोई किरण मुख्य फोकस में से होकर आ रही है तो दर्पण से जब इसका परावर्तन होगा तो यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य फोकस में से अगर कोई किरण आ रही है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यहां पर भी आप डायग्राम में देख सकते हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि एक किरण मुख्य फोकस में से आती हुई मुख्य फोकस की ओर आ रही है किरण, और इसका जब परावर्तन होगा तो यह क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो दूसरा नियम और पहला नियम एक दूसरे के उल्टे हैं। रूल नंबर 3 को समझते हैं। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है कि अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर आ रही है, अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर आ रही है तो बिना भटके, बिना डाइवर्ट हुए, बिना अपने मार्ग से विचलित हुए वापस उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। यानी कि अगर वक्रता केंद्र से होकर आएगी तो वक्रता केंद्र से ही होकर जाएगी। सेम यहां पर भी देख सकते हैं, किरण हमें लग रहा है कि वक्रता केंद्र की ओर आ रही है, वक्रता केंद्र की ओर आ रही है तो दर्पण इसका यहाँ पे परावर्तन कर देगा और हमें लगेगा कि वक्रता केंद्र से ही होकर जा रही है। हमको यहाँ पर ऐसा लगेगा तो दर्पण कौन सा होगा, उत्तल, और जब रियल में हो रहा है तो दर्पण कौन सा होगा, अवतल, अवतल। ठीक है, तो तीनों नियमों को एक बार फिर से ध्यान से सुनिए और याद करिए हमारे साथ। पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। क्लियर है? रूल नंबर 2, अगर कोई किरण मुख्य फोकस में से होकर आ रही है, अवतल दर्पण आती हुई प्रतीत हो रही है, उत्तल दर्पण, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस के समांतर हो जाती है। क्लियर है? रूल नंबर 3 कहता है कि अगर कोई किरण वक्रता केंद्र में से होकर आ रही है, अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर आ रही है तो वह पुनः उसी मार्ग से यानी कि वक्रता केंद्र से वापस लौट जाती है। इन तीनों नियमों में से किन्हीं 2 नियमों का प्रयोग करके हम दर्पण के सामने रखे हुए किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब की प्रकृति और स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं
कि इन नियमों के माध्यम से हम प्रतिबिंब का रे डायग्राम कैसे खींचते हैं। और उससे पहले हम ये देखेंगे कि अगर दर्पण के सामने वस्तु को विभिन्न स्थितियों पर रखा गया है तो उनका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, उनकी प्रकृति क्या होगी और उनका आकार क्या होगा। तो आइए देखते हैं। तो इस टेबल में आप देख रहे हैं कि पहले टेबल में आपको लिखा गया है कि वस्तु की स्थिति, यानी कि इस टेबल में हम वस्तु को कहां कहां पर रखेंगे उन पोजीशन की बात करने वाले हैं। दूसरे टेबल में हम क्या लिखने वाले हैं, प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि अगर वस्तु को आप इन स्थितियों पर रखेंगे तो उनका प्रतिबिंब किन कहां पर बनेगा। नेक्स्ट कॉलम में आप देखेंगे अपेक्षिक आकार, यानी कि जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु की अपेक्षा बड़ा होगा या छोटा होगा। अगले वाले कॉलम में हम लिखेंगे कि वस्तु की प्रकृति क्या होगी, मतलब वस्तु का प्रकृति वास्तविक होगा, उल्टा होगा, इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। अब अलग अलग स्थितियों के बारे में बात करते हैं। स्थिति फर्स्ट कहती है कि अगर कोई वस्तु अनंत पर रखा गया है, कहां पर रखा गया है, अनंत पर। तो अगर अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु आप अनंत पर रख देंगे, अनंत का मतलब क्या होता है कि हमसे कोई वस्तु बहुत अधिक दूर है, जैसे हमसे दूर चंद्रमा है, हमसे दूर सूर्य है, हमसे दूर तारे हैं, मतलब वो हमसे बहुत अधिक दूर है। अनंत का मतलब कुछ ऐसा समझ लीजिए। तो अगर कोई वस्तु दर्पण से बहुत अधिक दूरी पर रखी गई है तो उसका भी प्रतिबिंब दर्पण में बनता है। कहां पर बनता है, मुख्य फोकस पर बनेगा। मुख्य फोकस पर कैसा बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा, यानी कि बहुत ही छोटा बनेगा और उसकी प्रकृति होगी वास्तविक तथा उल्टा। यानी कि आपने यह समझा कि अगर दर्पण के सामने कोई वस्तु आप बहुत अधिक दूर पर रख देंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के फोकस पर बनेगा। और कैसा बनेगा, बिंदु के आकार का, बहुत छोटा बनेगा और वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। आप इसको फील कर सकते हैं कि ये जो तारे होते हैं क्या एक्चुअल में जितना बड़ा दिखाई देते हैं उतना बड़ा होते हैं, उनका आकार बहुत बड़ा होता है क्योंकि वह हमसे बहुत अधिक दूर है, अनंत पर है, इसलिए हमको पॉइंट साइज का दिखाई देते हैं। तो इससे आप उसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्थिति है अनंत और सी के बीच। अगर किसी वस्तु को आप अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच कहीं पर भी रख देते हैं तो उसकी जो प्रतिबिंब बनती है मुख्य फोकस तथा सी के बीच बनता है। कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनता है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। प्रकृति क्या होगी, वास्तविक तथा उल्टा। अगर कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति एफ तथा सी के बीच वस्तु से छोटा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। नेक्स्ट कंडीशन आता है कि अगर किसी वस्तु को आप वक्रता केंद्र पर ही रख दिए, कहां पर रख दिए, यानी कि जो दर्पण लिए हैं, दर्पण जिस गोले का भाग है उसके केंद्र पर आपने ले जाकर वस्तु को रख दिए, तो अगर आप ऐसा कर देंगे तो उसका जो प्रतिबिंब वहीं पर बन जाएगा, वहीं पर बनता है और बनेगा बिल्कुल उसी के बराबर। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, साथ में उल्टा भी बनेगा। नेक्स्ट स्थिति है अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र C तथा मुख्य फोकस F के बीच रखा गया है तब वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, प्रकृति होगी वास्तविक तथा उल्टा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगर किसी वस्तु को आप कहां पर रखे, अनंत पर रखे, नहीं F पर रखे, मुख्य फोकस पर रख दिए। अगर किसी वस्तु को आप कहां पर रख दिए, मुख्य फोकस पर रख दिए हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। कितना बड़ा, बहुत बड़ा बनेगा और वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। नेक्स्ट और लास्ट स्थिति है अगर आपने वस्तु को मुख्य फोकस तथा ध्रुव P के बीच में रखा है। अगर आपने वस्तु को मुख्य फोकस तथा ध्रुव के P के बीच में रखा है तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, आभासी तथा सीधा बनेगा। इन चारों स्थितियों में ज्यादातर क्वेश्चन ये स्टार मार्क जिन पर किया गया है इन पर पूछे गए हैं। इस स्थिति पर पूछा गया है, इस स्थिति पर पूछा गया और इस स्थिति पर पूछा गया है। ठीक है, तो अब हम इनके रे डायग्राम यानी कि इन स्थितियों के रे डायग्राम, किरण आरेख आप कैसे खींचेंगे उन चीजों को समझते हैं। चलिए आइए। अगर पहली स्थिति क्या है कि वस्तु को आपने अनंत पर रखा है, वस्तु को आपने कहां पर रख दिया है, अनंत पर रख दिया है। तो अगर वस्तु को आप अनंत पर रखेंगे तो अगर कोई वस्तु अनंत पर रहेगी
तो अनंत से आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि जब आप किसी ऊंचाई पर खड़े होकर अपने हाथ को ऐसे करते हैं तो आपको लगता है कि जो दूर वस्तुएं हैं वो एक दूसरे के समांतर हो गई हैं, आपके हाथ के लेवल में सभी वस्तुएं आ गई हैं। यानी कि जो वस्तुएं हमसे बहुत अधिक दूर होती है तो उनसे आने वाली किरणें भी क्या हो जाती हैं, एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। अब अगर कोई वस्तु को आपने अनंत पर रखा है तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें एक दूसरे के परस्पर क्या होंगी, समांतर होंगी। तो अनंत से जो वस्तु आपने रखा है उससे ये किरणें आ रही हैं और क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं। और रूल नंबर 1 कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण आएगी तो दर्पण से जब उसका परावर्तन होगा तो मुख्य फोकस से होकर जाएगी। सेम कंडीशन यहां पर भी होगा, मुख्य अक्ष के समांतर किरण आई, परावर्तन हुआ, मुख्य फोकस से होकर चली गई। अब ये दोनों किरणें जहां पर एक दूसरे को काट रही है यहीं पर वस्तु का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो गई, एफ पर, अत्यधिक छोटा, वास्तविक तथा उल्टा बना है, वास्तविक तथा उल्टा बना है। तो रे डायग्राम बनाने के लिए आप यहां पर क्या करेंगे, दो समांतर किरणें लेंगे जो कि मुख्य अक्ष के समांतर होगा। आप सीधे इनको पहले क्या करेंगे, दर्पण के ऊपर डाल देंगे। अब दर्पण क्या करेगा, अब यहां से दर्पण का काम शुरू हो जाएगा। दर्पण इनको करेगा परावर्तित, और परावर्तित करेगा जहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगी, वहीं पर वस्तु का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो आपका काम है किरण को लेकर आना, बाकी काम किसका है, दर्पण का है। दर्पण ये इन किरणों को परावर्तित करके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करवाएगा। तो प्रतिबिंब जहां पर बनेगा, जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो स्थिति कहां हो गई, एफ पर। और जो प्रतिबिंब बना वो अत्यधिक छोटा यानी कि बिंदु के आकार का बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। तो वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। अब नेक्स्ट कंडीशन समझते हैं। अगर अब दूसरी स्थिति क्या है कि वस्तु को अनंत तथा वक्रता केंद्र सी के बीच आपने रख दिया है। वस्तु को कहां पर रखिए, अनंत तथा वक्रता केंद्र सी के बीच। तो यहां पर देखिए ये वक्रता केंद्र आपका है। अब इधर का जो एरिया होगा अनंत है, इन्हीं के बीच में हमने वस्तु को यहां पर रख दिया है। अब ये हो गई आपकी प्रॉब्लम। अब इसका सॉल्यूशन निकालना, यानी कि इससे किरणें लेकर आना है और इस मिरर के ऊपर डालना है। तो मिरर क्या करेगा, उनको परावर्तित करेगा। तो एक किरण हमने क्या किया, मुख्य अक्ष के समांतर लेके आ गए। पहली किरण आई मुख्य अक्ष के समांतर, और मुख्य अक्ष के समांतर आई, दर्पण ने इसका परावर्तन किया, और परावर्तन करने के पश्चात रूल नंबर 1 के हिसाब से मुख्य फोकस से होकर चली गई, ये रही। दूसरी किरण को हमने लेके आ गया वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र से अगर कोई किरण होकर आती है, पुनः वक्रता केंद्र से क्या करती है, वापस चली जाती है। अब ये दोनों किरणें एक दूसरे को इस बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहां पर वस्तु AB का प्रतिबिंब B डैश A डैश बना है, तो C तथा F के बीच बना है, छोटा बना है, और कैसा बना है, वास्तविक तथा उल्टा बना है। आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट स्थितियों को डिस्कस करते हैं। तो अगली स्थिति आती है कि वस्तु को आपने C पर रख दिया। कहां पर रख दिया, C पर, यानी कि वक्रता केंद्र पर रख दिया। तो वक्रता केंद्र पर जब वस्तु को आप रखेंगे तो इसे पहली किरण आ गई मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष के समांतर पहली किरण आई, दर्पण ने किया इसका परावर्तन, मुख्य फोकस से होकर चली गई, ये रही। दूसरी किरण हमने क्या किया, मुख्य फोकस से ही लेकर आ गए। ये देखिए दूसरी किरण आ रही है, एकदम मुख्य फोकस से होकर आ रही है, और मुख्य फोकस से होकर आ गई तो दर्पण के ऊपर गिरी, और दर्पण ने किया इसका परावर्तन, तो यह मुख्य अक्ष के हो गई समांतर, और दोनों किरणों ने एक दूसरे को यहां पर इंटरसेक्ट किया, एक दूसरे को काट दिया। यहीं पर वस्तु का बन गया प्रतिबिंब, जो कि B डैश A डैश है। प्रतिबिंब कहां पर बना है, वक्रता केंद्र C पर। कैसा बना है, वस्तु के बिल्कुल बराबर, वास्तविक है तथा उल्टा है। यह प्रतिबिंब की क्या हो गई, स्थिति हो गई, उनका प्रकृति हो गई। तो अगर किसी वस्तु को आप वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, वास्तविक बनता है तथा साथ में उल्टा बनता है। नेक्स्ट स्थिति के बारे में देखते हैं। अब वस्तु को आप कहां पर रख रहे हैं, वक्रता केंद्र C तथा फोकस F के बीच रख दिए। वस्तु को कहां पर रखे, वक्रता केंद्र C तथा फोकस F के बीच। दर्पण बनाए, मुख्य अक्ष खींच दिए आप, ध्रुव P, मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र C यहां पर है। इन्हीं दोनों के बीच में C और F, आपको मिल गया C यहां पर, F यहां पर, इनके बीच में आपने वस्तु रख दिया AB, रख दिए। अब आपको प्रतिबिंब बनाना है तो रूल से, तो रूल पहला, मुख्य अक्ष के समांतर किरण आई, मुख्य अक्ष के समांतर किरण आई, दर्पण ने किया परावर्तन,
मुख्य फोकस से होकर चली गई। दूसरी किरण मुख्य फोकस से होकर आ रही है, मुख्य फोकस से होकर आ रही है, दर्पण करेगा परावर्तन, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। जहां पर ये किरणें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब। तो यहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बी डैश ए डैश बन गया, जो कि क्या है, उल्टा है। तो प्रतिबिंब कहां पर बना है, अनंत तथा सी के बीच। कैसा बना है, वस्तु से बड़ा बना है, वास्तविक तथा उल्टा बना है। तो अगर किसी वस्तु को जब आप वक्रता केंद्र सी तथा मुख्य फोकस एफ के बीच रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से परे यानी कि अनंत तथा सी के बीच बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। नेक्स्ट स्थिति के बारे में देखते हैं। अब वस्तु को आप कहां पर रख रहे हैं, अब वस्तु को आप रख रहे हैं मुख्य फोकस एफ पर। अब वस्तु को आप रख रहे हैं मुख्य फोकस एफ पर। तो क्या करना है, फटाफट साथ में आप डायग्राम बना सकते हैं। आप पहले प्रिंसिपल एक्सिस खींचिए, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस खींच दिए तो आप यहां पर पॉइंट लिख दीजिए, यहां पे पॉइंट आपको मिल जाएगा P, और P के बाद F, मुख्य फोकस इसी को तो बोलते हैं। इसके दोगुनी दूरी पर क्या होगा, C होगा। ये लीजिए, वस्तु को कहां पर रखना है, वस्तु को आपको रखना है वक्रता केंद्र, ये रही आपकी वस्तु वक्रता केंद्र पर। अब आपको डायग्राम बनाना है। तो पहली किरण कहां से लेके आएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर। पहली किरण आ गई मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर पहली किरण हो गई। अब जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आती है तो कहां से जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर चली गई। अब दूसरी किरण कहां से लेकर आएंगे, अब तो इसके बीच में कोई पॉइंट है नहीं, तो दूसरी किरण आप वक्रता केंद्र से लेकर आएंगे। तो आप जानते हैं कि वक्रता केंद्र से आने वाली जो प्रकाश की किरण होती है वो बिना भटके अपने ही मार्ग से क्या करती है, सीधे निकल जाती है। ये रही वक्रता केंद्र से किरण जा रही है। ये किरण अगर वक्रता केंद्र से जाएगी तो वक्रता केंद्र से क्या करेगी, आएगी भी। ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य फोकस से होकर गई। अब आप यहां पे देख रहे हैं कि ये दोनों किरणें एक दूसरे के समांतर है। तो जब दो समांतर किरणें, आप इन दोनों को बढ़ाते लेकर चले जाओ, कहीं पर भी लेकर चले जाइए, क्या कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, नहीं करेंगी। तो इसका मतलब हम मान लेंगे कि ये जो दोनों किरणें हैं वो एक दूसरे को अनंत पर जाकर इंटरसेक्ट करेंगी। कहां पर इंटरसेक्ट करेंगी, अनंत पर जाकर इंटरसेक्ट करने वाली हैं। तो इस तरीके से आप इसका रे डायग्राम खींचेंगे। तो स्थिति कहां पर है, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत पर, बहुत बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, बहुत बड़ा, साथ में वास्तविक बनेगा, और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। यानी कि अगर किसी वस्तु को आप अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर यानी कि बहुत अधिक दूर बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। नेक्स्ट स्थिति डिस्कस करते हैं। अगली स्थिति है, वस्तु को आप रख रहे हैं, वस्तु को आप रख रहे हैं F तथा P के बीच, F तथा P के बीच। ये इंपॉर्टेंट भी है। तो इसका डायग्राम आप कैसे बनाएंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिए। सबसे पहला काम आपका यही होगा कि आप एक अवतल दर्पण ड्रा करने वाले हैं। हमने एक अवतल दर्पण ड्रा कर दिया। दूसरा काम आपका क्या है कि आप प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा कर लीजिए। ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस आपको मिल गई तो यहां पर मिलेगा आपको ध्रुव P
और ध्रुव P से कुछ दूरी पर आपको मिलेगा फोकस, मुख्य फोकस F, और इससे दोगुनी दूरी पर आपको मिलेगा वक्रता केंद्र C। बट आपको वस्तु को कहां पर रखना है, तो ऊपर आप जब नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि वस्तु को कुछ यहां पर रखना है, F तथा P के बीच रखना है। आपने वस्तु को यहां पर रख दिया। अब इसका आपको रे डायग्राम बनाना है। तो रे डायग्राम बनाने के लिए तो पहला काम तो मुख्य अक्ष के समांतर किरण आएगी ही। मुख्य अक्ष के समांतर किरण आ गई। अब ये कहां से होकर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो प्रकाश की किरण होती है वो कहां से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। आई और चली गई मुख्य फोकस से, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी किरण कहां से होकर जाएगी, ये आपकी दूसरी किरण जाएगी वक्रता केंद्र से। तो दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर आएगी तो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी भी। तो दूसरी किरण के लिए आप क्या करेंगे, ये वस्तु है तो वस्तु से वक्रता केंद्र से होकर किरण ये आ रही है और इसका जब दर्पण से परावर्तन होगा तो ये किरण यहीं से होकर चली भी जाएगी सीधे, यानी कि जिस रास्ते से होकर आई है उसी रास्ते से होकर जा भी रही है। अब आपको क्या दिख रहा है कि ये दोनों कीड़े कहीं पर एक दूसरे को काट सकती हैं। जैसे जैसे ये कीड़े दूर जाएंगे तो इनके बीच की दूरी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो ये दोनों कीड़े एक दूसरे को कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो इनको हम जबरदस्ती इंटरसेक्ट करवाएंगे, जबरदस्ती एक दूसरे से कटवाएंगे। तो इस समय इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। हम क्या करेंगे, इनको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। इस किरण को भी हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ बढ़ा देंगे इस तरीके से डॉट लाइन से, और दूसरी किरण को भी हम पीछे की तरफ बढ़ा देंगे डॉट लाइन से। अब ये दोनों कीड़े एक दूसरे को जहां पर इंटरसेक्ट किए हैं यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। यहां पर ये दोनों कीड़े एक दूसरे को काट रही हैं, तो चूंकि प्रतिबिंब आभासी बन रहा है तो इसलिए इसको भी डॉट लाइन से दिखाएंगे। ये आपका वस्तु का प्रतिबिंब बन गया, ये रहा, ये वस्तु का प्रतिबिंब हो गया। यहां पर आपने वस्तु रखा था ए बी, यहां पे आपको प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश, जो कि क्या है, सीधा है। तो स्थिति क्या है, दर्पण के पीछे, स्थिति क्या है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। और कैसा बना है, वस्तु से बड़ा बना है, वस्तु से बड़ा, क्योंकि कीड़े अपने आप एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं किए हैं तो इसलिए प्रतिबिंब होगा आभासी तथा सीधा, आभासी तथा सीधा। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से कि अवतल दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब का रे डायग्राम कैसे खींचा जाता है। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। अब आपका अगली टॉपिक बनती है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना तथा समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो उनके द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति और उनका रे डायग्राम हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।